एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ गीतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। नाम से ही पता लग रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर मतलब कैसा है उसका ढांचा एटम का। उसमें पढ़ा था कि एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुए, वो सब कुछ हमने स्टडी किया। फिर उसके बारे में जो थ्योरम बनी, थ्योरीज दी अलग अलग साइंटिस्ट ने। पहले क्या थे, थॉमसन ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, फिर उसके बाद रुदरफोर्ड ने बताया, फिर बोहर ने बताया। फिर इन सब की ना, जैसे कि थॉमसन की लिमिटेशन निकली, रुदरफोर्ड ने पूरी की। रुदरफोर्ड की लिमिटेशन निकली, बोहर ने पूरी की। अब बोहर भी क्या था कि प्रॉपर हर चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया। कुछ कंसेप्ट थे जो कि बाद में भी पता लगे, जो क्या था कि जो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो दो मेन कंसेप्ट है, उसके हिसाब से जब आगे स्टडी की गई एटम की, तो वो कंसेप्ट उसमें बीच में ऐड किए गए। तो वो कौन से कंसेप्ट हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मॉडर्न, क्या चीज करेंगे, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम। मतलब बोहर के बाद जो मॉडर्न कंसेप्ट आया, जो उसने जो कमियां रहेगी बोहर की, वो कमियां पूरी की। वो कौन कौन से कंसेप्ट थे, वो स्टडी करेंगे। दो मेन कंसेप्ट थे आपके। फर्स्ट था ड्यूल नेचर ऑफ ए मैटर। इससे क्या समझते हैं, ड्यूल मतलब दो, बात की गई है। मैटर क्या क्या है, दो टाइप का नेचर होता है। कैसे, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो कंसेप्ट था, बहुत मेन कंसेप्ट है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें इन्होंने क्या बोला गया है, उसके बारे में आज हम फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फर्स्ट करते हैं, क्या करने वाले हैं हम, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। मतलब नाम से समझ गए ना, क्या बोला गया है, मतलब दो टाइप का नेचर है मैटर का। ठीक है, जो आइंस्टाइन थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट है, वो कैसे होती है, दो टाइप से बिहेव करती है, एक पार्टिकल टाइप और एक वेव टाइप। ठीक है, ये आपके बोला था आइंस्टाइन ने। बट एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक और कंसेप्ट दिया, ठीक है, डी ब्रॉगली। ठीक है, कौन थे, डी ब्रॉगली। उन्होंने कंसेप्ट दिया कि लाइट ही नहीं दो टाइप से बिहेव करती है, बट जो भी और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये क्या बिहेव करते हैं, ड्यू नेचर। ये भी कैसे बिहेव करते हैं आपके, कैसे, पार्टिकल एंड वेव नेचर के होते हैं। ठीक है, अब जो भी चीज बनी है, ठीक है, साइंटिस्ट ने ये तो कंफर्म करते ऐसा होता है, तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेव्स मेथड यूज किए गए होंगे, और कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया, क्या इसका फंडा था, क्या उन्होंने यूज की चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन के थ्रू उन्होंने क्या किया, ओवरकम किया किसकी प्रॉब्लम को, उन्होंने ओवरकम किया एटॉमिक मॉडल, उसकी कमी को पूरा किया, तो डेरिवेशन दी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, उन्होंने क्या बोला था, एनर्जी किसके बराबर है आपकी, hv के बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या था, जो एनर्जी है वो आती है आपकी m। ठीक है, m क्या आ गया, मास, c आ गई लाइट की वेलोसिटी, और ये प्लैंक कांस्टेंट, ये आ गया आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनर्जी है, इक्वल हो गया, तो क्या आ जाएगा, hv अपॉन इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम करेंगे पहले कैलकुलेट, देखो v की वैल्यू पुट करेंगे हम। v की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो v लैम्डा इक्वल टू c, v इक्वल टू आ गया c अपॉन लैम्डा। अब क्या करोगे आप, वैल्यू पुट कर दोगे किसमें, वेलोसिटी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर। अब देखो सॉल्व कर सकते हो, क्या निकालना है आपको, रिलेशन निकालना है ना आपको, डेरिवेशन। डी ब्रॉगली ने क्या एक्सप्लेन किया, तो देखो क्या निकालना है, देखो सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा, इससे अपोजिट साइड चल जाएंगी चीजें। ठीक है, ये ऊपर चलेगी, ये नीचे चलेगी, तो क्या आ गया यहाँ पे, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन सी। एक सी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी। ठीक है, यहाँ पे हमने वेवलेंथ निकालनी है, कैसे निकाल लोगे आप h अपॉन क्या कर लोगे, एम सी इक्वल टू आ जाएगा आपका लैम्डा। ठीक है, समझ गए,
ये डेरिवेशन थी जो आपकी डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन की कि जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं वो कैसे बिहेव करती है, वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन कर दिया डी ब्रॉगली ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या, जो सी वैल्यू है, ठीक है, क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ ए लाइट, तो इसको इसने कन्वर्ट कर दिया। सी की वैल्यू किससे कन्वर्ट की उन्होंने, वेलोसिटी ऑफ ए मास। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, h अपॉन mv इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो mv क्या आ गई आपकी, मोमेंटम, h अपॉन मोमेंटम p को लिखते हैं लैम्डा। इट्स मीन लैम्डा आ गया आपका इक्वल, इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गया आपकी किसके, मोमेंटम के। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आते हैं इससे कि रिलेशन क्या है आपका मोमेंटम और वेवलेंथ का। तो किसने एक्सप्लेन किया, आपका डी ब्रॉगली ने। अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम स्टडी करने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट के बिना साइंस नहीं चलती। तो एक्सपेरिमेंट क्या किए डी ब्रॉगली ने, कि जो एक्सप्लेन किया कि आपका जो ये वेव नेचर का होता है और पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, विदाउट, अगर आप एक्सपेरिमेंट समझोगे ना कि किसने किसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट दिया, तो आप इजीली कोई भी चीज एक्सप्लेन कर पाओगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रहोगे चीजों में। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं उसके एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला था कि पार्टिकल नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर कैसे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, एक जिंक फॉइल ली, उस पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कराए। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जहां पे वो स्ट्राइक किया, ठीक है, जैसे यहाँ से स्ट्राइक किया तो इसी पॉइंट पे क्या होगा, उसका निशान पड़ा। ठीक है, और किसी जगह नहीं पड़ा। अगर आपने यहाँ किया तो सिर्फ यहाँ निशान पड़ा और जगह नहीं पड़ा। तो इट्स मीन कि वो क्या था, पार्टिकल नेचर के थे। ठीक है, जो ड्यू नेचर की बात की गई है ना। ठीक है, जो हमारे एटम्स होते हैं, वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, पार्टिकल नेचर का। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइलेशन। ठीक है, ये उन्होंने कंसेप्ट दिया, इससे प्रूफ हो गया कि जो भी चीज होती है माइक्रोस्कोपिक बॉडी वो क्या होती है, पार्टिकल नेचर की होती है। नेक्स्ट क्या ड्यू नेचर है, तो दूसरा नेचर कौन सा आ गया, वेव नेचर का। इसके बारे में अब किसने बोला, साइंटिस्ट हो गए ना, उन्होंने एक्सप्लेन की चीजें की। तो इसके बारे में किसने बोला, इन्होंने इसके बारे में ना प्रूफ किया। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में पूरा फुल प्रूफ लिया कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, एक ने किया तो उसने प्रूफ लेने के लिए किसी और केस में भी ऐसा होता है। तो दो साइंटिस्ट थे मेन। फर्स्ट आता है डेविसन, इन्होंने कितने में किया था, 1927। और दूसरे थे आपके थॉमसन, इन्होंने किया था 1928 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो कोई भी चीज होती है वो वेव नेचर की भी होती है। कैसे एक्सप्लेन किया देखो पिक्चर में देखो, इन्होंने क्या किया, लाइट स्ट्राइक कराई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कराई किस पे, निकोल प्रिज्म पे। उन्होंने नोटिस किया कि जो ये जब वो उस लाइट पड़ी, स्ट्राइक हुई, तो वो क्या हुआ, राउंड 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 गोल हुए। ठीक है, तो उन्होंने क्या यूज किया, निकल क्रोम यूज किया, जहां से क्या हुआ, पास हुई लाइट और वहां पे वेव लाइक करैक्टर शो हुआ। ये करैक्टर ना सेम था। देखो इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा है, और क्या है आपका एक्सरे के केस में भी ऐसा है। तो ये इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा था, और किसके केस में सेम था, आपका सेम था ये अभी क्या हमने एक्सरे के केस में। ठीक है, ये तो डेविसन ने बोल दिया। ठीक है, अब क्या आता है, थॉमसन ने क्या बोला। थॉमसन ने क्या किया, निकल की जगह क्या लिया, निकल क्रोम की जगह लिया उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। इन्होंने क्या सोचा कि क्या इसमें भी ऐसा क्या होता है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, वेव लाइक करैक्टर शो होता है। जिससे कि प्रूफ हो गया कि जो भी चीज कोई भी चीज है नेचर में हमारे प्रेजेंट होती है, मैटर है, वो कैसा है आपका, वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। तो एक कंसेप्ट तो कंफर्म हो गया, ड्यू नेचर ऑफ मैटर, कौन कौन सा, पार्टिकल एंड वेव नेचर का। नेक्स्ट आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है आपके, किसके बारे में पढ़े हैं, डी ब्रॉगली के। जो ये चीज है ना, ये क्या थी, ये बहुत लार्ज, मतलब बहुत बड़ी चीज है ना, उस पर भी मेजर नहीं की जा सकती। इसको ना स्मॉल स्केल पे, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे ही नोटिस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, किसके पढ़ रहे हैं हम, सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं ना हमने डी ब्रॉगली के।
ठीक है, ब्रोगली। तो क्या आएगा, इन्होंने बोला, भी हमने डिस्कस किया, इन्होंने बोला कि जो कोई भी चीज़ है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज ना वो शो कर पाएंगी आपकी पार्टिकल नेचर का भी और वेव नेचर का भी, पर जो लार्ज बॉडीज को लोगे आप तो उसमें ना आपको बहुत स्मॉल स्केल पे होगा जिसको कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन के केस में दिया तो जो वैल्यूज थी हमने कैलकुलेट करके निकाला ना, क्या थी, लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, एच एम वी। अब हम वैल्यू भरेंगे किसके केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में। आपका h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, क्या वैल्यू है इसकी, 6.626 इंटू 10⁻34 किलो जूल मीटर। और फिर मास की वैल्यू भर देंगे इलेक्ट्रॉन के केस में, 9.11 10⁻31 kg इंटू क्या वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, फिर मुझे बताइए क्या आएगा, 7.28 इंटू 10⁻⁻10 क्या आ जाएगी, मीटर। और वैल्यूज क्या होगी, कट जाएंगे एक दूसरे के केस में। ये किसके केस में है, इलेक्ट्रॉन के केस में है। बट अगर इसके केस की इसकी जगह आप क्या लोगे, 10 ग्राम की बॉल ले लो, फिर क्या होगा देखते हैं। यही वैल्यू पुट करेंगे हम, ग्राम की बॉल के केस में करते हैं हम, इसको वैल्यू पुट करेंगे। एच की वैल्यू तो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है 34 किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब 10 ग्राम की बॉल है, 10⁻⁻10⁻⁻ kg इंटू क्या आ जाएगा आपका, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी देखो, कैलकुलेट कीजिएगा खुद। ठीक है, 6.63 10⁻⁻8 मीटर। देखो बहुत ही स्मॉल स्केल है। इट्स मीन इससे प्रूफ होता है कि जो भी है, जो ड्यू नेचर मैटर है, ड्यू नेचर का जो शो होता है, ये क्या होता है माइक्रोस्कोपिक बॉडी में ही पॉसिबल है। क्योंकि जो बड़ी बॉडी होती है ना उसमें क्या होता है, अगर हो भी ऐसा ना चीज तो वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि ये चीजें क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट करने वाले हैं हम वो है आपका डेरिवेशन ऑफ बोहर पॉस्टुलेट। बोहर पॉस्टुलेट में क्या था, एंगुलर मोमेंटम की बात की थी कि कोई भी चीज बाहर इसलिए जाएगी क्योंकि जब उसकी एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होगी, ठीक है, तो उसका क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर्म डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। डी ब्रॉगली के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, कोई भी चीज है एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में अराउंड होती है। ठीक है, वो दो टाइप से मूव करती है, एक होती है इन फेज, ठीक है, एक होती है आपकी आउट फेज। क्या बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो पिक्चर में इन फेज मतलब एक फेज है, एक ही फेज में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, हम किसकी बात करें, माइक्रोस्कोपिक बॉडी की, क्योंकि जो बड़ी बॉडी होती है उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो आउट फेज क्या हुआ, आउट फेज मतलब उसका फेज इतना है कि यहाँ तक यहाँ मूव करेगा, पर वो वहां से वहां तक मूव नहीं करता। वो क्या होता है, आउट ऑफ फेज चला जाता है। पिक्चर में शो हो रहा है क्या होता है, वो एक जगह से ब्रेक होके फेज क्या होता है, टूट जाता है। तो इसका रिलेशन क्या है आपका, किसके साथ, आपके डी ब्रॉगली का रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ, जो बोहर की प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है आपके, ये आ जाता है आपके इक्वल एन लैम्डा। ठीक है, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई r इक्वल टू n अपॉन लैम्डा। अभी हमने ड्यू नेचर किया, डी ब्रॉगली ने दिया था, क्या रिलेशन था, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई r इक्वल टू n h अपॉन mv। ठीक है, क्या करोगे, सॉल्व करो, mvr को हम mv से लेंगे, r साइड ही है, n अपॉन h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये आपका किसने रिलेशन था, किसके बारे में, बोहर का पोस्टुलेट, क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम। इसकी वजह से क्या होता है कि वो क्या होता है कि एक फेज में रिवॉल्व होता है और एक फेज में ही रहेगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एनर्जी दी जाएगी, मूवमेंट होगी, मल्टीपल होगी इनके साथ, तो वो क्या होगी, वो मूव करेगा, वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट के बारे में पढ़ा था ना, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, फिर से वो अपने फेज में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट किसने एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉगली ने। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? इसने बोला है कि जो आपके दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है मोमेंटम, ठीक है, एंड पोजीशन, ठीक है। ये जो दो चीजें है ना, ये ना एक टाइम पे प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं होती। इट्स डज नॉट मीन कि आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप मेजर कर सकते हो इन चीजों को, बट ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। अगर आप मोमेंटम मेजर कर सकते हो तो आप पोजीशन नहीं मेजर कर सकते। पोजीशन मेजर करोगे तो आप क्या कर पाओगे? मोमेंटम मेजर नहीं कर पाओगे। ये बात की थी आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो इन्होंने डेरिवेशन क्या दी थी? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और ये रो एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है? ये क्या है? पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन। और डेल्टा पी क्या है? मोमेंटम, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक साथ आप चीजें मेजर नहीं कर सकते। और इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है कि ना ये ज्यादा ना ये कम, ना ये ज्यादा होगा कभी ना ये ज्यादा होगा, बस क्या होगा? ये इक्वल है, नाइदर मोर नाइदर लेस, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया। एक और चीज बोली, अगर डेल्टा एक्स क्या है? स्मॉल है, तो क्या कर पाओगे? इजीली इजीली एंड एग्जैक्ट मेजर कर पाओगे आप क्या? पोजीशन, ठीक है। और क्या नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे? एग्जैक्ट नॉट ऑब्जर्व मोमेंटम, ठीक है। क्या होगा अगर डेल्टा एक्स स्मॉल होगा? अगर डेल्टा पी क्या होगा? स्मॉल, ठीक है। इसमें क्या था? लार्ज। अगर डेल्टा पी होगा, ठीक है, तो ये मेजर नहीं होगा। एक चीज लार्ज होगी, एक चीज स्मॉल होगी। अगर डेल्टा पी स्मॉल है, ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे? इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या? मोमेंटम, ठीक है, कर सकते हो ना। और अगर डेल्टा एक्स लार्ज है, नॉट ऑब्जर्व एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। तो इट्स मीन, इससे क्या समझ आ रहा है? जो चीज आपकी स्मॉल अमाउंट में है उसको क्या कर पा रहे हो? आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पा रहे हो। और जो चीज आपकी स्मॉल नहीं है, मतलब लार्ज है, उसको आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। देखो अब इसका रिलेशन, डेल्टा पी क्या है? मोमेंटम, एम वी के बराबर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एम इक्वल, किसके इक्वल है? इसके, एच अपॉन 2 4 पाई, ठीक है। अब क्या करोगे हम? डेल्टा एक्स इंटू हम डेल्टा वी यहाँ लिख देंगे और क्या होगा आपका? ये चला जाएगा आपका नीचे, ठीक है। तो ऐसे ही आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक बात नोटिस करना, ये सारा तभी एप्लीकेबल है अगर कोई भी चीज क्या है? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, मतलब स्मॉल चीज के लिए ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर लार्ज चीज है, ठीक है, बॉल या किसी और चीज का निकालना है, तो आप मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कभी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये मत समझना कि डेली क्या बोलते कि ये चीज हमारे लिए, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है या चीजें नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये है कि ये नेचर का ट्रूथ है। क्या है? नेचर का फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ क्या होता है? जो क्या है? हमेशा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब नेचर का ट्रूथ है कि आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मान एक लार्ज बॉडी है, इसकी आपको पोजीशन और मोमेंटम निकालना है, तो क्या कर पाओगे आप? इसके ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्या होगा? बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई चीज हुई तो क्या होगा? आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। बड़ी चीज में अगर छोटी मोटी चीजें हो रही है, बड़ा तालाब है, ठीक है, माना, उसमें क्या होता है?
वो क्या होता है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो कि बड़ा तालाब है, उसमें कितनी मछलियाँ कैसे है। बट आप छोटे से टब में क्या करोगे, आप छोटे से टब में आप मछलियाँ डालोगे तो आप देख पाओगे ये मछली, ये मछली, ये मछली। बड़े समुद्र में थोड़ी ना ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वैसे ही है, जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि मोमेंटम और पोजीशन आप सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडी में ही पता लगा सकते हो। लार्ज स्केल में क्या होगी, ये नोटिसेबल नहीं होगी। जैसे कि माना पिक्चर में देखो, स्ट्राइक कराई लाइट, ये ट्रूथ है, डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। इन्होंने स्ट्राइक किया तो क्या वो स्मॉल स्केल पे थी, तो आप ऑब्जर्व कर पाए कैसे वो स्ट्राइक हुई, कैसे वो मूव करी, ठीक है। तो आप इजिली ऑब्जर्व कर पाए। बट अगर यही चीज आपने बड़ी गेंद, बहुत बड़ी गेंद मारी कहीं, ओके, तो छोटे स्मॉल लेवल पे जो उसके इंटरनल चेंजेस हैं वो आप नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे ना। तो मतलब उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन और मोमेंटम नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये ट्रूथ है, ये मत सोचना डेली लाइफ से रिलेटेड है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ये चेंजेस होंगे, ठीक है। आई थिंक आपको जो कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।